बैठक में नरेंद्र मोदी ने यूपीए के 9 साल के शासन को पूरी तरह से नाकाम बताया है। तो एक तरफ सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के तीखे तेवर लगातार सरकार के ऊपर कटाक्ष जारी है। इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार के 9 साल के कार्यकाल को पूरी तरीके से नाकाम बताया। उसका कहना है कि सरकार हर मुद्दे पर फेल रही है, चाहे वो विदेश नीति की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो। सरकार किसी भी मुद्दे पर कामयाब नहीं हो पाई है अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान। यह आरोप है बीजेपी का। और इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे राजनीतिक संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुर्गेंद्र जी, इससे पहले कि हम रिपोर्ट कार्ड में मनमोहन सिंह फेल हुए या पास हुए हैं उसकी बात करें, उससे पहले रिपोर्ट कार्ड की जरूरत क्या है, अगर उसकी हम बात करें। अगर मनमोहन सिंह अपनी पार्टी को, सोनिया गांधी को रिपोर्ट कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो पार्टी तो ये तो मानेगी नहीं कि मनमोहन सिंह फेल हो गए हैं। उसके अलावा विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है कि सरकार पास हो गई है। रही बात जनता की, जनता का रिपोर्ट कार्ड से क्या सरोकार जब उसके सामने ट्रम्प कार्ड फेंक दिया जाता है चुनाव के पहले। बिल्कुल अमित, सही कहा आपने कि रिपोर्ट कार्ड की क्या जरूरत है। लोकसभा चुनाव की जरूरत उनको महसूस हो रही है कि लोकसभा चुनाव सामने है। एक तरीके से फेस सेविंग की जरूरत है। कुछ वो चीजें दिखाना चाहते हैं जो हमने किया है। वो कह रहे हैं कि हमने विकास की बात करी है और तमाम योजनाएं लाए हैं। तो मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह का एक मकसद यह है कि यूपीए 2 के रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ वो अपना भी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। बंसल और अश्विनी कुमार के मामले जो किरकिरी हुई है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उनके साथ बेदाग छवि का नेता जो उनकी एक छवि रही है हिंदुस्तान में और प्रधानमंत्री के रूप में भी, लेकिन वो एक अच्छे प्रशासक नहीं साबित हुए। वो इसकी यही वजह थी कि उनकी सरकार के मंत्री गड़बड़ झाला करते रहे और वो कुछ नहीं कर पाए। तो रिपोर्ट कार्ड ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी होगा, यूपीए का भी होगा और कांग्रेस का भी होगा। ये अनिल जी, मनमोहन सिंह जी अपने रिपोर्ट कार्ड में पास होंगे या फेल? फेल हो चुके हैं। पास होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं इस बात का कि वो पास होंगे। दरअसल महंगाई और भ्रष्टाचार ये 2 ऐसे इशू रहे हैं जो शुरू से यूपीए 2 में, ये दोनों मुद्दे बहुत ही इस सरकार के लिए जो सबसे बड़ा ब्लाट है वो करप्शन है, जिसको लेकर अभी जो अन्ना हजारे का पहला वो वहां हुआ था आमरण अनशन जी, तो वो उसको लेकर पूरा देश एक बार जो है मोबिलाइज हो गया था। तो वो करप्शन का जो मामला अभी भी जनता के सबकॉन्शियस में पड़ा हुआ है और चुनाव में उसका असर आएगा जी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, और यही अभी इनके 2 मंत्री गए हैं करप्शन के मामले में और इसके पहले भी कई मंत्री जा चुके हैं जी। तो करप्शन को लेकर के इन्होंने पूरे अपने कार्यकाल में 4 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि जनता इनको माफ करने के मूड में आए या ये सोचे कि हाँ वाकई सरकार गंभीर है। भाई करप्शन चलो ठीक है, हो गया, उसके बाद आपने क्या किया? बिल्कुल, आपने तब कुछ किया जब जैसे जो जिन मंत्रियों को इन्होंने हटाया, इसके पहले जो 2 मंत्री इनके राजा वगैरह हटाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट के बहुत जबरदस्त, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद इन्होंने हटाया था। तो दुर्गेंद्र जी, अगर हम फेलियर की बात करें तो महंगाई है, भ्रष्टाचार है। उपलब्धियों की बात करें तो मनमोहन सिंह आज कौन सी उपलब्धियां गिना सकते हैं सरकार की? मुझे लगता है कि उनके पास उस तरह की कहीं कोई इस बहुत बड़ी योजना या बहुत सरकार को, लेकिन एक जो बड़ी बात वो कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हमने विकास की ओर देश को ले जाने का पूरा प्रयास किया है। ये बात दीगर है कि बीच बीच में उनको झटके लगते रहे, बिजली के करंट लगते रहे, चाहे राजा हो, अश्विनी कुमार हो, बंसल हो, ये झटका मारते रहे इस तरह की वो। लेकिन डेवलपमेंट पे तो वो कह रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाया है। आम आदमी तक जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की नियामतें हैं, उनको पहुंचाने की कोशिश की। ये बात दीगर है कि राज्य सरकारों पर वो दोषारोपण कर रहे हैं कि राज्य सरकारों ने उनका साथ नहीं दिया। जो योजनाएं, चाहे आप एनआरएचएम को ले लीजिए, एनआरएचएम को बड़ी उपलब्धि के रूप में वो दर्शाते हैं, लेकिन बार बार ये भी बात कहते हैं कि एनआरएचएम में राज्य सरकारों ने उसके पैसे का बंदर बांट किया। यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या अन्य राज्यों की, वो खासतौर पर जो टारगेट होगा वो गैर कांग्रेसी सरकारें होंगी। और इसी तरह अन्नपूर्णा
अन्नपूर्णा उनकी योजना है, एनआरसीएम है, जेएनयूआरएम बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत शहरों का काया पलट की बात कर रहे हैं। तो वो ये भी कह रहे हैं कि जहां कांग्रेसी सरकारें हैं वहां पे जेएनयूआरएम पूरी तरह इंप्लीमेंट हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वहां फेज 6 तक हम पहुंच गए, काफी डेवलपमेंट हुआ, बसें चल गई, मतलब एक तरीके से काया पलट हुआ शहरों का। लेकिन जहां कांग्रेसी सरकारें नहीं हैं वहां बर्बाद हो गई योजना, पैसा नाली में चला गया, बह गया और उसका दुरुपयोग किया गया है। बिल्कुल अनिल जी, सवाल यही खड़ा होता है कि इतने सारे भ्रष्टाचार और महंगाई के बाद ये जो सरकार दावे करेगी उपलब्धियों की, क्या जनता इसको आसानी से स्वीकार कर पाएगी? सरकार पिछला चुनाव सरकार ने जीता तो उस पर ये मनरेगा स्कीम लागू की गई थी 2009 में, तो उसको क्रेडिट दिया गया कि ये चुनाव उन्होंने मनरेगा की वजह से जीता था, महात्मा गांधी नेहरू क्या है रोजगार योजना। इस चुनाव में ये अपनी एक नई स्कीम लेकर आए हैं, कैश फॉर सब्सिडी स्कीम जी। तो ये इनका ट्रम्प कार्ड है इसी स्कीम को। हालांकि इसके साथ और भी फूड सिक्योरिटी है और तमाम इस तरह के 2-3 बिल, इनको निर्वाह फंड बनाया है महिलाओं को का विश्वास जीतने के लिए। तो इस तरह से 2-4 स्कीमें हैं जो ला रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। लेकिन इन सारे प्रयासों के बावजूद जो हालात हैं वो ये हैं कि करप्शन और महंगाई, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिसको सरकार के जो भी प्रयास है उसको लेकर जनता में कोई सुकून या कोई ऐसा भाव नहीं जा रहा है कि सरकार को लोग माफ कर दें कि हाँ ठीक है। तो ये स्थिति खतरनाक है। मतलब कुल मिलाकर के अभी हालिया जो ताजा को सर्वे कराए गए हैं उसमें भी ये चीज सामने आ रही है कि कांग्रेस जो है पीछे जा रही है। बिल्कुल दुर्गेन जी, एक अहम सवाल और है, 2009 में जब कांग्रेस पार्टी 206 सीटों के साथ सत्ता में आई थी तो क्या उसने सोचा होगा कि 2014 आते आते सरकार इन सब मुद्दों को लेकर, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, इस तरीके से नाकाम साबित होगी पूरी तरीके से, या उसको सफाई देने की जरूरत पड़ेगी? अमित, देखिए, कोई भी सरकार बनती है तो सीधे सीधे एक सरकार बनती है जनता के लिए। और एक बात मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जो मुनाफा और नुकसान की बात करे। जो पहले 206 सीटें प्राप्त करके यूपीए की जब सरकार बनी थी तो साफ साफ था कि हम कुछ योजनाओं को लाएंगे, कुछ अच्छी तरीके से मतलब एक अपना बेस बनाएंगे और कुल मिलाकर इनका इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई कि ये जो यूपीए 2 की सरकार में एक तो घपले घोटाले हुए, उसके अलावा अपने काबू नहीं कर पाए मंत्रियों पे। जो सहयोगी दल थे वो बिल्कुल सिर के ऊपर चढ़कर नाचने लगे। मैं नाचना ही कहूंगा कि बिल्कुल बुरी तरीके से जो कांग्रेस नीति सरकार थी उस पर उन्होंने सहयोगी दलों ने दबाव बनाया। और जो सबसे अहम बात यह है कि जो सरकार के मुखिया है वो प्रॉफिट और लॉस की बात करने लगे। बस यहीं से मामला बिगड़ा। जनता को लगा कि नहीं, ये सरकार नहीं है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस तरह चलने जा रही है। चाहे गैस सब्सिडी का मामला हो, अगर हम गैस सब्सिडी की बात करें तो त्राही कर चुकी जनता, जब तड़प रही कलप रही थी जनता। उसके बाद आपने 6 से 9 सिलेंडर करने की बात की, लेकिन आपने तत्काल इसलिए नहीं किया क्योंकि ममता बनर्जी वो क्रेडिट ले जाती, इसलिए आपने उसको नहीं किया। तो जनता को तड़पाया है, कल्पाया है, तो इनको भी जनता कल्पाने जा रही है। मुझे बिल्कुल दुर्गेन जी, जनता यही समझती है कि विकास दर और मुद्रास्फीति का क्या समीकरण होता है, जो मनमोहन सिंह लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक ले दुर्गेन जी, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो विपक्ष का क्या कुछ रुख है सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी खबरें आज अखबारों की सुर्खियां बन पाई। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, ओ बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए, तेरे रूप की धूप से रोशनी भी शर्माए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। समोसे, पकौड़ी, भुजिया और चाट, पूरी परोठे, कचौड़ियों की बारात, हर तरह की मजेदार भोजन का राज। स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप और स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल। एगमार्क स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप। Anand Builders presents Dolphin Dwelling City, a home truly yours that matches your luxurious lifestyle with school, hospital, shopping mall and terrific recreational facilities. Dolphin Dwelling City, Kanpur.
लेके आया हमारे लिए राजरतन, ये हमरे किस काम का? अरे जिंदगी के रंग राजरतन के संग, भैया राजरतन के संग। राजरतन की तरजीह पार करें, हमारा प्रयास, आपका विश्वास। देखिए श्री परम पूज्य ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से अमृतवाणी सुबह 6 बजे सिर्फ की न्यूज पर। तो एक तरफ यूपीए सरकार रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। 27 मई से 2 जून तक देश भर में आंदोलन की तैयारी है। धरना प्रदर्शन के साथ जेल भरो कार्यक्रम भी है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह समेत सभी वरिष्ठ नेता विभिन्न जनपदों में गिरफ्तारी देंगे। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि जेल भरने के लिए कार्यकर्ता तैयार हो चुके हैं। कांग्रेस के साथ सपा पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वोट बैंक की लालच में सपा सरकार आतंकियों को भी निर्दोष बताने से गुरेज नहीं कर रही है। इस आंदोलन के जरिए जनता के बीच जाने की मुहिम कितनी रंग लाएगी, ये तो 2 जून के बाद ही पता चल पाएगा। बहरहाल बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है सरकार को घेरने के लिए। दुर्गेश जी, सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने जा रही है, लेकिन विपक्ष अपने रुख पर कायम है। बिल्कुल, विपक्ष तो चुनाव आ गए हैं, उसको रुख पर कायम नहीं बल्कि अपने तेवर और तीखे करने जा रहा है विपक्ष। जैसे बीजेपी ने पूरे प्रदेश भर में और देश भर में लगातार एक स्वाभिमान के नाम पर उसका स्वाभिमान जागा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पूरे 4 साल तक बीजेपी का स्वाभिमान मुझे कहीं जागता नजर नहीं आ रहा है। और संसद में जरूर उन्होंने एक बार कोलगेट के मामले में घेरा, कई मामलों में रजा उनके मामले में, लेकिन सड़क पर जो स्वाभिमान मुझे पहली बार जागता दिख रहा है बीजेपी का। तो अच्छी बात है, चलिए अभी थोड़ा वक्त है, अगर उनका स्वाभिमान जाग जाएगा तो जनता का भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा और उनकी विपक्ष की भूमिका भी सार्थक हो जाएगी। बिल्कुल अनिल जी, स्वाभिमान जागने में ज्यादा देर हो गई, क्योंकि मुद्दों की अगर बात करें तो जिस तरीके से बाबा रामदेव काले धन का मुद्दा लेके आए, अन्ना हजारे भ्रष्टाचार का और लोकपाल का मुद्दा लेकर आए, कहीं ना कहीं बीजेपी इन मुद्दों को भुना नहीं पाई। बहुत अच्छी बात है आपने कही है मुझे। दरअसल बहुत पहले अटल बिहारी वाजपेयी बोला करते थे कि भाजपा और कांग्रेस को लेकर के एक बात को कहते थे कि पार्टी विद डिफरेंस। जी, अब आज स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस अगर भ्रष्ट है और उसको लेकर के जनता में एक तरह का निगेटिव फीलिंग जा रही है, तो भाजपा के प्रति भी वही लगभग भाव बना हुआ है। सत्ता में न होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि भाजपा के प्रति लोगों में बहुत रुझान आ रहा हो। जी, ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस को लेकर के एक एंटी फीलिंग पूरे देश में गई थी जब वो इसकी शुरुआत हुई थी, जब अन्ना हजारे का वो पहली बार जो बैठे थे वहां दिल्ली में आमरण अनशन पे। जी, तो पूरे देश में एक माहौल कांग्रेस सरकार के खिलाफ बना और वो चीज क्योंकि घटनाक्रम भ्रष्टाचार के महंगाई के होते रहे तो एक तरह से कंसिस्टेंसी बनी रही इस दोनों मुद्दों को लेकर के सरकार के प्रति जो एक नफरत या एक निगेटिव फीलिंग जो लोगों में जनता में देश में बनी हुई थी वो बनी हुई थी। जी, लेकिन ये बड़ा बीजेपी के लिए हास्यास्पद बात है कि इतने बड़े मामले में वो जनता को ये संदेश नहीं दे पाई कि कांग्रेस अगर गड़बड़ कर रही है तो हम सही करेंगे। यहाँ बिल्कुल डिफरेंस है। जी, अहम सवाल यही है कि पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी इन डिफरेंस क्यों बनती जा रही है? देखिए, जो चरित्र कांग्रेस का है वही बीजेपी का है। जैसे भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो अगर राजा फंसे हैं, बंसल फंसे हैं, अश्विनी ने गड़बड़ किया है तो गडकरी ही फंसे हैं। जो शीर्ष नेतृत्व करता थे, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको ये भ्रष्टाचार की वजह से पद पे जाना पड़ा। एक चीफ मिनिस्टर आपके कर्नाटक के फंसे थे, उन्होंने अलग पार्टी बना ली। तो जो बात हो रही कि डिफरेंस नहीं है, मतलब एक जो एक्सक्लूसिवनेस जिसकी वजह से बीजेपी के लोगों ने पसंद किया था, आपके पास मुद्दे बचे नहीं। राम मंदिर का मुद्दा आपने छोड़ दिया, इसी तरीके जो अहम मुद्दे थे आपने छोड़ दिए, जिनके दम पर आप सत्ता में आए थे, जनता को एक लुभाया था, कुछ सपने दिखाए, तो वो सपने में आप इर्द गिर्द नहीं रहे और आप डिफरेंस आपके अंदर है नहीं। ये बिल्कुल अनिल जी ने अभी सही कहा कि मुद्दे भुना नहीं पाई बीजेपी। अभी आप देख लीजिए इस पूरे जो मंत्रियों का मामला आया, इसमें आप कहीं भी बीजेपी इस तरह नहीं दिखी। घोषणा जरूर राजनाथ सिंह जी ने की कि हम संसद से सड़क तक संघर्ष करेंगे, संसद में हंगामा दिखा
था उनका बीजेपी और वो दिखा, लेकिन सड़क में जिस तरीके से तेवर दिखने चाहिए थे बीजेपी के, मुझे नहीं लगता कि अभी बीजेपी उस तरह के तेवर सरकार का विरोध करती तो नजर आई बीजेपी, लेकिन जनता से नहीं जुड़ पा रही है, कहने का ये मतलब है। बिल्कुल कहा कि आपने सही कहा कि जनता से जुड़ नहीं पा रही है। जनता की बात जो त्वरित एक तरीके से रिएक्शन हो जाते, जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी। आप चीन के ही मामले में ले लीजिए, चीन इतना बड़ा मुद्दा था ये, मतलब एक जो राष्ट्रवाद की बात करती है बीजेपी और कहती है कि भाई हमसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं है। कांग्रेस ने भले